नाज़रीन, लाहौर डिलीवरी बॉय का जो केस है इसे मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और आप लोग के बहुत से सवालात थे जिनका मैंने सोचा कि मैं आपको डायरेक्ट जवाब दूँगी और आप लोग बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आइए सवाल कीजिए और आपके सवाल का मैं जवाब दूँगी। बहुत से लोगों ने ये कहा कि इस कहानी को लोग क्यों पकड़ कर बैठ गए हैं? और भी काम कीजिए, पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत से मामलात हैं। लेकिन क्या आपने महसूस नहीं किया कि इस स्टोरी के अंदर एक ऐसा पैगाम मौजूद है और मुआशरे की ऐसी एक गंदगी की तरफ इशारा किया गया है और अंजाम जो है ऐसी कहानियों का क्या होता है उसके बारे में बताया गया है हमारी नौजवान नस्ल के लिए, जहाँ पर बहुत कुछ कहना और करना ज़रूरी है, वहाँ पर उनको ये अखलाकियात, ये उनके हुदूद व क़यूद और उनको ये बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। ये इस कहानी से अगर आपने सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन मैंने एक बार फिर से सीखा कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फिर कोई पता नहीं होता कि अल्लाह आपको मौका देगा कि नहीं। वो बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। लेकिन आप ये देखिए ना कि यहाँ पर इस लड़की को भी तौबा का कोई मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे रईस की, लेकिन जिस वजह से वो मारा गया, बेशक उसके वालिदैन के लिए मैं महसूस करती हूँ कि बहुत तकलीफ दे ये बात है और मैं चाहूँगी कि वो ना ही सुने इस बात को, लेकिन उसने भी कुछ अच्छा नहीं किया, उसने गलत किया और गलत काम के बाद मैं कहती हूँ कि उसको शायद कि अल्लाह ने उसको मौका दिया हो कि उसने दिल में तौबा की हो उस आखिरी वक्त से पहले, और अल्लाह ताला जो है बख्शने वाला है, क्योंकि बहुत तकलीफ से उसकी मौत थी और यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सोचना चाहिए कि हम जब कुछ कर रहे होते हैं तो हमारा आखिरी लम्हा भी हो सकता है, वो कोई ऐसा वक्त भी हो सकता है कि हमें शायद कलमा पढ़ना भी नसीब ना हो। तो कोई भी काम गलत करते हुए खुदा के लिए सोचा ज़रूर करें। हम सब बहुत बुरे लोग हैं, गुनाहगार लोग हैं, हम लोग खताकार लोग हैं। अल्लाह की ज़ात है जो बड़ी मेहरबान है और हम पर करम किए हुए, लेकिन कोई वक्त हमारा आखिरी वक्त हो सकता है। तो अपने उस आखिरी वक्त का सोच कर हर गलत काम से पहले एक कदम पीछे ले लिया करें और दुआ किया कीजिए कि अल्लाह पाक बुरे काम से बचाए और अगर कोई बुराई हो जाए तो हमें तौबा की तौफीक दे, कबूलियत वाली तौबा की। तो मेरे ख्याल से मैंने बात काफ़ी लंबी कर दी। मैं ज़रा उस खबर की तरफ आती हूँ कि आप लोगों को अब मैंने वाज़ेह भी कर दिया है जो आपका सवाल था कि इस पर क्यों बात कर रही है मेरीन, इस पर बात ना करें। और यकीन मानिए मेरा खुदा जानता है कि इस पे बात करते हुए मेरा बहुत बार दिल करता है पर्दा डालूँ, ना बात करूँ, लेकिन इस वक़्त सब इस पे बात करें। हो सकता है मेरी बात करने से शायद कुछ नेगेटिव जो चीज़ें हों वो धुल जाए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे हमारे पास रिकॉर्ड में कोई भी फ़ोहश तस्वीर नहीं है। जो इस वक़्त बात की जा रही है ना कि बाथरूम वाली तस्वीर, ये वाली तस्वीर, आप यकीन मानिए मैंने लिटरली पूछा उनसे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, कि क्या इस तरह की कोई तस्वीर जो है आपको मिली है? तो उन्होंने कहा इस तरह की नहीं है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू, ऐसा टेक्स्ट मिला है हमें, ऐसा मटेरियल मिला है जिससे हम कह सकते हैं कि बड़े कंफर्ट जोन में दोनों जो है बात करते थे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, कोई लड़की को हिरासा नहीं किया जा रहा था, ये उन्होंने कहा है। तो मैंने शायद ये बात क्लियर करके उस बात को भी क्लियर किया। अच्छा, अभी मैं आपको एक बहुत अहम खबर दूंगी एक और अपनी वीडियो में, जिसमें इस मोबाइल से मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुस्तरद है, मैं उनको आपको उसके बारे में बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो जो है ये कुछ और है, ये कुछ हमारे घरेलू मामलात से मुताल्लिक है। ऐसा क्या हुआ था फारान और आमना के दरमियान कि आमना ने उससे बेवफाई की। आमना की बेवफाई की वजह क्या थी वो अगर आप जान लेना तो मैं कहती हूँ कि इसे सुनिएगा और इसे लोगों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत से घरों की टूटने की वजह बनती है और इसकी वजह से बहुत से ऐसे घर हैं जो तबाह हो जाते हैं, औरतों को जो गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। जबकि मैं कहती हूँ कि सबसे पहले तो आपको मजबूत होना चाहिए। अगर आपका शौहर आपके साथ अच्छा नहीं है, उसका सलूक आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपसे गुस्से से बात करता है, बच्चों को डराता है, घर आता है तो घर में एक डर का माहौल हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बदला लेने के लिए या आप अपने दिल को खुश करने के लिए या अपनी हसरतों को पूरा करने के लिए आप बाहर निकले। मैं फिर वही कहूंगी कि इंसान भटक जाता है, बहक जाता है, इसकी गुंजाइश देनी चाहिए। अल्लाह ताला हर एक को फिर तौबा की तौफीक भी दे और इस तरह की बुराई और भटकने से बचाए। अब आमना से यहाँ पे गलती क्या हुई, मैं अब आपको बताती हूँ कि दोनों के दरमियान चल क्या रहा था। ऐसी क्या बात थी, साल डेढ़ साल से इनके दरमियान क्या रंजिशें चल रही थी। कुछ चीजें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं खुद भी लाहौर में होती हूँ और यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा सोर्स, मुझे लोग कहते जी आपकी सोर्स क्या है। मैंने अभी गुज़श्ता एक वीडियो शेयर की जिसमें मैंने बताया कि आमना की एक दोस्त, उसकी जानने वाली, उसने मुझे कुछ बातें बताई। तो मैंने आपसे कहा कि देखें,
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सोर्स तो हम बताते नहीं। बहुत से ग्रुप्स होते हैं, बहुत से ग्रुप्स में मैं हूँ, ख़वातीन के ग्रुप्स में हूँ, बहुत से और डिफरेंट ग्रुप्स हैं, और जब भी इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं उनकी मुझे मालूमात लेनी होती है तो उस ग्रुप्स में जाके मेरी कुछ लोगों से बात होती है, मेरी टीम के लोग भी कुछ चीज़ों को डिग आउट करते हैं और फिर हम उनसे उनके पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट करके या मैं ज़ाती तौर पे बात करके उनसे चीज़ें जो है पूछती हूँ, और चूँकि मेरा उनसे वादा होता है कि उनकी बात को मैं सीखे राज में रखूँगी तो सीखे राज में रखती हूँ। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि आमना की दोस्त ने बताया, उसकी जानने वाली लड़की ने बताया कि हमने आमना के बारे में ऐसी बातें कोई नहीं सुनी थी। ना हमने आज तक कभी सुना था कि गली में कोई इसको मिलने आता है, जाता है, या हमने कोई ऐसी बात सुनी हो कि उसका किरदार ठीक नहीं है, बल्कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी माँ थी, ये मैंने उससे सुना। उसके बाद मैंने इसके शौहर के बारे में सुना कि गुस्से वाला इंसान था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये जो फरहान था ना, इसने कुछ अर्सा पहले आमना के साथ मार पिटाई भी की थी। आमना को मारा भी था, जिसकी वजह से ये ज़ख्मी भी हुई थी, और इस ज़ख्मी होने की वजह से काफ़ी इनके दरमियान एक रिश्ते में तनाव मज़ीद आ गया था। ये शख्स जो है, इसके बारे में एक कुछ करीबी ख़ानदानी ज़रा ही कह लीजिए, उनके वक़्ल थोड़ा गुस्से का तेज़ है, और बल्कि काफ़ी तेज़ है, और बच्चे जो है वो अपने बाप के इतने करीब नहीं है, माँ के करीब है, ज़्यादा करीब है। घर में जब इसके शौहर आते हैं तो घर में एक तनाव की सी कैफ़ियत पैदा हो जाती है। आज से कुछ साल डेढ़ साल पहले, मैं पूरी बात खुलकर नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन साल डेढ़ साल पहले इनके दरमियान कुछ इस तरह के मामलात हुए थे कि जिसमें इसने अपनी बीवी पर बेवजह गालबन शक किया था, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये अभी आप कह लीजिए कि 100% जो है कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उसने शक किए थे जो नहीं थे, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे। और मुझे लगता है कि शायद उन्हीं चीज़ों ने इस लड़की को इतना बागी कर दिया था, ये अपने शौहर से इतना दूर हो गई थी, और चूँकि वो अपनी बीवी को तवज्जो भी नहीं दे रहा था, और वो अपनी बीवी के साथ गुस्सा भी करता था, और शायद कुछ ऐसी नेचर में चीज़ें थी उसके शामिल कि ये लड़की जो है उससे दूर होती गई, और उसको जब अपना कंफर्ट ज़ोन वहाँ नहीं मिला तो उसने अपना कंफर्ट ज़ोन जो है वो बाहर ढूँढना शुरू कर दिया। उसमें मैं समझती हूँ आमना की बहुत गलती है कि उसको चाहिए था कि वो अपना कंफर्ट ज़ोन अपने रब के साथ तलाश करती। ये जो मैं आपको बताऊँ कि जो ख़वातीन जिनके शौहर ज़ालिम होते हैं, सख्त होते हैं, उन्हें वक़्त नहीं देते, तो याद रखिएगा कि अल्लाह बड़ा गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह बहुत गफ़ूर और रहीम है, और ऐसी ख़वातीन के लिए वहाँ पर बहुत जज़ा रखी है। हमेशा इधर तो रहना नहीं, और यहाँ पर की भी तो कहते हैं एक-एक दुआ जो कबूल ना हो ना, तो वहाँ पे उसका इतना अजर है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर आप ये सोचिए कि यहाँ पर होने वाला एक-एक ज़ुल्म, या आपने अपने ख़्वाहिशात और जज़्बात को आपने जिस तरह से सँभाल के रखा, तो इसका अजर वहाँ पर कितना ज़्यादा होगा, ये इस बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तो इस खातून की जो गलती थी वो ये थी कि जब इसको घर में वो प्यार मोहब्बत नहीं मिला, वो कंफर्ट ज़ोन नहीं मिला, तो वो दूसरी तरफ गालबन राग़िब हुई है। मैं फिर भी वही कहूँगी कि अल्लाह ताला सबके पर्दे रखता है, और बड़े ही एक दुःख की बात है कि उसका ये पर्दा जो है ये इस तरह से चाक हुआ, और उसको मौका नहीं मिला अपनी तौबा का, उसको मौका नहीं मिला अपनी गलती को सुधारने का। ये आपको पता है कि जिस वक़्त आमना और इसके शौहर ने इस लड़के को आग लगाई है, रईस को आग लगाई है, तो उस वक़्त ये कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो ये कर रहा है या वो ये करेगा। लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, और उसके बाद ये कहती है कि जब हम घर वापस आए थे, तो मुझे कोई होश नहीं था कि मैं किधर हूँ। मेरा एक पाँव इधर पड़ता था, तो दूसरा पाँव कहीं और पड़ता था। वो कहती मेरी हालत बड़ी अजीब-सी थी, मुझे समझ ना आया मैं क्या करूँ? तो मुझे एकदम अपना रब याद आया। मैंने जायनमाज़ बिछाई, जायनमाज़ बिछाकर मैंने अपने अल्लाह के आगे नमाज़ पढ़ने की कोशिश की, तो वो कहती है कि मुझसे सजदे में नहीं जाया गया। मैं सजदे में नहीं जा पा रही थी कि मैं उस अल्लाह के आगे, उस गफूर रहीम के आगे, मैं जानती हूँ कि वो माफ़ करने वाला है, लेकिन मैं उसके आगे कैसे झुकूँ? जिसके आगे मैं नमाज़ की, रोज़ों की, हज की दुआएँ करती हूँ, तो उसके आगे मैं कैसे झुकूँ कि इतना बड़ा गुनाह हमारे हाथों से हो गया है। अब वो कहती है, अच्छा, उसके बाद वो ये भी कहती है कि मैं कोई 1.5 घंटा जो है मैं पर्दे को पकड़ के खड़ी रही, मुझसे ना खड़ा हुआ जा रहा था, ना मुझसे बैठा जा रहा था, ना मुझसे सजदे में जाया जा रहा था। ये उसकी हालत थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर तकलीफ से एक हालत होगी। लेकिन उसके बाद हमने आमना की वो वीडियो भी देखी जिसमें वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी माँग रही है उसकी माँ से और उसके बाप से, और उन्हें बाबा कहकर और अम्मी और बाबा कहकर पुकारी है, और कह रही है कि मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ कि मेरा कसूर नहीं है, लेकिन जो कुछ हो गया है उस पर मुझे और मेरे बच्चों को माफ़ कर दे। अच्छा, हैरत अंगेज़ तौर पर आपने शायद ये बात नोट ना की हो कि वो जब माफ़ी माँगती है, तो वो माफ़ी माँगते हुए अपने और अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी माँगती है, अपने शौहर की तरफ से माफ़ी नहीं माँगती। वो जब भी रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू देती है तो कहती है मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, हमारा बड़ा अच्छा घर था, बच्चों का जब पूछा जाता है तो फूट-फूट कर रो भी पड़ती है। मैं कोई इसके लिए सिंपैथी गेन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रही कि उसने जो किया वो दुरुस्त है, लेकिन मैं उस बात का अंदाज़ा कर रही हूँ क्योंकि हमारे इर्द-गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत गुनहगार हैं, लेकिन गुनहगार होने के साथ अगर उनको मौका मिलता है माफ़ी का, तो बड़े, मैं कहती हूँ, खुशनसीब होते हैं वो।
اور اگر وہ توبہ قبولیت والی ہو تو کیا ہی بات ہے، لیکن اس کو وہ موقع نہ مل سکا اور اس کے وجہ سے 2 گھر جو ہے وہ برباد ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر میں یہ آمنہ اور فرحان رہتے ہیں، اب اس گھر کے باہر ایک بڑا سا تالا لگا ہے۔ اسی کے گلی میں رہنے والے ایک فیملی سے بات ہوئی ہے میری، انہوں نے کہا ہے کہ جس دن سے ان کے یہ واقعہ ہوا ہے اور بیٹے کو پکڑ کے لے کر گئے ہیں، وہ لوگ اس گھر کو تالا لگا کر کہیں چلے گئے، کیونکہ ان کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہے کہ اب میڈیا والے جو ہے وہ جا کے ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تو وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ بتانے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے کسی ریلیٹو کے گھر اب ٹھہرے ہوئے جو ان کے بھائی ہیں، اب میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی، وہ اپنے ایک ریلیٹو کی طرف ہیں اور بھائی کی فیملی جو ہے بیسیکلی بھائی تو پولیس کسٹڈی میں ہے، شاید ان کو میں نے سنا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا کہ ان کے خلاف کوئی بات اسٹیبلش نہیں ہوئی، لیکن جو ان کا گھر ہے وہ بند ہے اور گھر کے باہر ایک بڑا سا تالا لگا ہے گیٹ کے باہر۔ تو یہ سب کچھ اچھا، اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ اچھا، اس کے ساتھ اس طرح کے واقعات بہت ہوتے رہے، اس کے کچھ جاننے والوں نے یہ باتیں بھی بتائی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا نہیں پتا ان کی فیملی کے اندر کیا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے چہرے پر کئی دفعہ بروزز ہوتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اسے مارا گیا ہے، تھپڑ مارے گئے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ماں کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کی وجہ نہیں پتا، یا تو اس کا شوہر اس پہ شک کرتا تھا یا پھر یہ کہ بہت سخت تھا اور اس کے پاپا بندی تھی۔ بلکہ ایک اور بات جو مجھے سننے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ باز پرس کی جاتی تھی اپنے سسرالی معاملات میں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کوئی اس کے معاملات خراب ہوئیں، اس کی طرف سے نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا شاید کوئی گھر میں کام کرنے بھی لوگ آتے ہیں، وہ لوگ بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، وہ بھی باہر جا کے بتاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس لڑکی نے کچھ بتایا ہو، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس کے گھر والوں کا، سسرال کا تھوڑا اس کے اوپر پریشر تھا، یہ تھوڑا اسے گھبراتی بھی تھی اور اس کا شوہر جو ہے اس سے بہت زیادہ سوال کرتا تھا اپنے والد کے معاملے میں یا گھر کے معاملات میں، اور یہ بہت ڈرتی تھی اس چیز سے کہ میری کوئی شکایت جو ہے میرے شوہر کو نہ جائے، اور کئی دفعہ اس شکایت کی وجہ سے ان کے درمیان ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ اس کو بہت کچھ سہنا پڑتا تھا۔ تو یہ چیزیں تھیں اور یہ ناچاکیاں ان کے درمیان جو چل رہی تھی، فائنلی اس چیز نے اس طرف لیڈ کیا۔ جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہوں گی، آپ لوگ جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں ان کا بھی میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ جاتے جاتے صرف ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیے۔ میرے والد نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، میں کہتی ہوں کہ کاش یہ ہمارے مرد جو ہے یہ باتیں سمجھ جائیں تو ان کو سمجھ آئے کہ یہ کس قدر خوبصورت چیز ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ جنت بن جائے گی۔ آپ اپنی بیوی کو خوش رکھیے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ اگر کوئی خوش رہنا چاہتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ اس صرف اپنی بیوی کو خوش رکھ لے، مطلب ماں باپ کو تو رکھے، لیکن اس کے بعد جب اس کا گھر بس جاتا ہے تو اپنی بیوی کو خوش رکھ لے۔ اگر اس نے اپنی بیوی کو خوش رکھ لیا، اس سے اچھے اخلاق سے بولا، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہا، تو سمجھیے کہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ کا گھر بھی آپ کا ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے ہیں۔ آپ آئیں گے تو آپ کو گھر میں سکون ملے گا، مسکراتی ہوئی بیوی ملے گی، بچے آپ کی محبت اور عزت کریں گے۔ جن کی بیویاں اپنے شوہروں سے دور ہوتی ہیں نا، تو ان کے بچے بھی اپنے باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو ایک چھوٹا سا کام کیجیے، گھر آئیں، اپنی بیوی کی تھوڑی تعریف کر دیں، اس کے کاموں میں مین میخے نہ نکالے، کیڑے نہ نکالے، بلکہ اس کی ہمت بڑھائے، اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو اپنے آپ کو تھوڑا سا بدل لے۔ یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اگر ان پر عمل کر لیں، کہ میں کہتی ہوں بڑی خوبصورت بات میرے والد نے کہی تھی میری والدہ کے فوت ہونے کے بعد، مجھے کہتے ہیں کہ جب تمہاری ماں زندہ تھی نا تو دیواروں سے روشنیاں نکلتی تھیں، اس کی موجودگی، اس کی پریزنس جو ہے وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ بہت میٹھی تھی، وہ لڑتی نہیں تھیں، وہ چیختی نہیں تھیں۔ میرے والد کہتے ہیں کہ کبھی کوئی بات کسی پہ ہماری کوئی نوک جھوک ہو جاتی تھی تو اس بات کو اگر ایک دفعہ ختم ادھر کر دیا، وہ کمرے میں ہی ختم ہوگی، باہر وہ نہیں آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خوبصورتی ہے، میاں بیوی دونوں کو نبھانا ہے۔ اگر میاں کو خوش مزاج ہونا ہے تو بیوی کو بھی اس کے مطابق چلنا ہے، بات کو کھینچے نہیں، اپنے غصے کو شوہر کے آنے پر نکالے نہیں، رشتوں کو خوبصورت بنائے، اور ریونج لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے اور ذاتی لذت کے لیے اس قدر نہ گر جائے کہ پھر اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ میں نے کہا یہ آج میں آپ کے ساتھ ضرور لائیو کروں، کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے۔ تو جناب یہ ہے، اور بہت سے آپ لوگوں کی باتیں ہیں، سوالات ہیں کافی سارے، لیکن اب ان کا جواب دینا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا لائیو بھی مختصر رہے تاکہ آپ اس کو بعد میں بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکیں۔ آپ سب کو وعلیکم السلام، جس نے میسیجز کیے، آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رشتوں کو خوبصورت بنائیے، اور اپنے رشتوں میں میں کہتی ہوں کہ لائلٹی کو، اور اس سے بھی بڑھ کے اللہ کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق ہے نا، اس کو پلیز قائم کیجیے۔
اپنے جو باؤنڈریز ہے نا ان سے باہر مت نکلیے. کیونکہ اگر آپ کا شوہر، میں کہتی ہوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر غلط ہے، وہ غلط کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی غلط کرے، کیونکہ اس نے اپنے رب کو جواب دینا ہے اور آپ نے اپنے رب کو جواب دینا ہے. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. بہت مختصر سی یہ زندگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.